वेलकम बच्चों लोग। तो लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का थ्योरी पार्ट कवर किया था और उसका एक एग्जांपल भी हमने वर्कआउट किया था। तो अभी आज का जो हमारा पॉइंट है वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस लॉ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम वर्कआउट करने वाले हैं। पहले तो एक एक लॉ को और एक एक एग्जाम्पल को ख़त्म करेंगे, उसके बाद मिक्स एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको समझ में आए कि ये एग्जाम्पल किस लॉ के अंदर आ रहा है, क्योंकि अभी लॉ और एक एग्जाम्पल तो ऐसा हमारा अभी चल रहा है। तो जो लॉ चल रहा है उसके ऊपर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बट एक मिक्स एग्जांपल आए, मतलब एक एग्जांपल आए तो वो किस लॉ को फॉलो कर रहा है वो आपको आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है। तो एक बार लॉ को खत्म करते हैं, फिर वो एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है बच्चों लोग? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, अभी इस लॉ के अंदर बच्चों लोग मैं आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक फंडा है वो भी बताऊंगा। पहले एकदम स्टेटमेंट के थ्रू हम लॉ को समझते हैं। अभी आपको करना क्या है कि 3 एलिमेंट लेने। कितने एलिमेंट लेने हैं? 3। इफ 2 डिफरेंट एलिमेंट, अभी यहाँ पे 2 एलिमेंट है, वो कंबाइन हो रहा है तीसरे एलिमेंट के साथ कि जिसका मास फिक्स है। मतलब 3 एलिमेंट है, उसमें से 2 एलिमेंट मान के चलो कि ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, और ये तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, और इसका जो मास है वो फिक्स है, वो हम चेंज करने वाले नहीं है। तो फिर इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे, इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो फिर हमें इसका और इसका मास का रेशो लेना है। ए सी के साथ कंबाइन हो रहा है, इसका मास यहाँ पे जो हम लेने वाले हैं वही मास यहाँ पे बी सी के साथ जब कंबाइन होगा, तो फिर यहाँ पे ए और बी का रेशो हमें देखना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें इसका रेशो देखना है। ठीक है, इसको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोला जाता है। आप फिक्स कोई भी ले सकते हैं। आप, मैंने यहाँ पे सी को फिक्स किया है, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप बी को फिक्स करिए, बी का मास फिक्स करिए। ठीक है, या आप ए का मास फिक्स करिए। ठीक है, समझते हैं हम। चलो, अभी यस, इफ 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विथ फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, द रेशियो ऑफ देयर मासेस इन विच दे डू सो आइदर सेम और मल्टीपल रेशियो। तो इनका जो रेशियो है, यहां पे एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान के चलो कि यहां पे आपका 3 ग्राम कार्बन 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। CH4 के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका 12 ग्राम था, इसका 4 ग्राम था, तो यहाँ पे ये रेशो आ रहा था 3:1। इसका मतलब ये मास रेशो था, ये मास रेशो था। तो मास रेशो के अंदर इसका 12 ग्राम और इसका 4 ग्राम, तो इसका 3 ग्राम, तो इसका 1 ग्राम। ठीक है, अभी यहाँ पे 3 ग्राम कार्बन आपका 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके आपका CH4 बना, और उसका मास का जो रेशो है वो आपका 3:1 आ रहा था। उसके बाद किया क्या कि 8 ग्राम आपका ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, और यहां पे जो बन रहा है स्टूडेंट वो H2 है। तो इस H2 के अंदर आप देख सकते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन। यस, 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो फिर यहां पे रेशो क्या आ रहा है? 1:8। ओके, मास रेशो है, मतलब 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन है। तो फिर यहां पे यदि ये C और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाए, C और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाए, तो आपको C कितना ग्राम है? 3 ग्राम। ऑक्सीजन कितना ग्राम है? 8 ग्राम। तो यहां पे जो रेशो हम देखेंगे वो देखेंगे 3:8। ये रेशो कितना आएगा? 3:8। तो फिर इसके अंदर हम CO2 देखते हैं। बोलो, CO2, अभी कार्बन और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड बन रहा है वो CO2 है।
यहाँ पे मैंने 3 ग्राम लिया था, यहाँ पे मैंने 8 ग्राम लिया था। तो आपका यहाँ पे जो लिया हुआ कार्बन का ग्राम है और लिया हुआ ऑक्सीजन का जो मास है वहां पे 3:8 रेशो आ रहा है। इतना 3 ग्राम डिकम्पोज हो रहा है, यहाँ पे 8 ग्राम डिकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन डिकम्पोज हो रहा था हाइड्रोजन के साथ, उनका मास का रेशो ले रहा हूं। और यदि कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई और CO2 का फॉर्मेशन हुआ, तो इस CO2 फॉर्मेशन के अंदर हमारा यहाँ पे 12 ग्राम रहेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 है, 2 ऑक्सीजन एटम का मास 32 हो जाएगा, 2 मोल का। तो फिर यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट, 12 ग्राम और यहाँ पे क्या आएगा 32 ग्राम। तो ये रेशो कितना आ रहा है बच्चों लोग, तो यहाँ पे मैं डिवाइड बाय क्या करता हूं, 2 करता हूं, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करता हूं, तो यहाँ पे मिलेगा 6, यहाँ पे मिलेगा 16, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करता हूं, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करता हूं, तो यहाँ पे मिलेगा 3, यहाँ पे मिलेगा 8। तो यहाँ पे भी रेशो आपका वही आ रहा है, यहाँ पे भी रेशो आपका वही आ रहा है। देखो, इफ 2 एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विथ, यदि 2 एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन कर रहे, 2 एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन कर रहे, पहला वाला एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ सेपरेटली कंबाइन कर रहे, CH4 मिलेगा। दूसरा वाला एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ सेपरेटली कंबाइन कर रहे, वाटर मिल रहा है, सेपरेटली कंबाइन कर रहे। और जिसके साथ कंबाइन करने वाले उसका मास फिक्स है, तीसरा एलिमेंट हो, तो उनका जो मास का रेशो है स्टूडेंट, वो या तो क्या रहेगा, सेम आएगा, नहीं तो किसी के मल्टीपल में आएगा। या तो क्या आएगा, सेम में आएगा, नहीं तो उसका मास का रेशो क्या आएगा, मल्टीपल में आएगा। सेम भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। तो या तो सेम आएगा, नहीं तो क्या आएगा, मल्टीपल में आएगा, ठीक है। तो उसको बोला जाएगा स्टूडेंट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। समझ में आया स्टूडेंट, या तो सेम हो सकता है, वो रेशो सेम हो सकता है, नहीं तो मल्टीपल में भी हो सकता है, ठीक है। तो यस, तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी इसको थोड़ा सा मैं टेक्निकली कैसे एक्सप्लेन करूं, ठीक है। टेक्निकली आपको बताता हूं अभी यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो कि अभी आपके साथ कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। यस, अभी आपको एग्जाम में इसको कैसे करना है, अभी तो एग्जाम में इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास सॉल्व करने के लिए, सिंपल सा है। कौन कौन से एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, 3 एलिमेंट है। तो तीनों एलिमेंट को मैंने ऐसे ट्रायंगल के थ्रू उसको ड्रॉ किया। तो यहाँ पे ऐसा एक ट्रायंगल बना दिया। कार्बन हाइड्रोजन का जो कंपाउंड है वो CH4 है, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख रहा हूं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का H2 है, तो यहाँ पे लिखा। और कार्बन ऑक्सीजन का CO2 है, तो यहां पे लिखा। यस, तो फिर यहां पे पहले 2 जो कंपाउंड है इनके अंदर एक एलिमेंट कॉमन है, हाइड्रोजन। दूसरे 2 मॉलिक्यूल लीजिए, दूसरे 2 कंपाउंड लीजिए, वहां पे ऑक्सीजन फिक्स है। और तीसरा लीजिए, वहां पे आपका कार्बन फिक्स है। इसका मतलब है 3 एलिमेंट है, 3 कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे। किसी भी 2 कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट कॉमन रहेगा, किसी भी 2 कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट कॉमन रहेगा। और एक ही एलिमेंट 3 कंपाउंड के अंदर कभी नहीं रहेगा। समझो इसको, 3 एलिमेंट है, 3 कंपाउंड मिलेंगे, 3 अलग अलग एलिमेंट है, 3 अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे। उसमें से कोई भी 2 कंपाउंड चूज करो, उसमें से एक एलिमेंट कॉमन आएगा। कोई भी 2 कंपाउंड चुनो, ये दोनों चुनता हूं मैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कॉमन आएगा, हाइड्रोजन एलिमेंट। यहाँ पे H2 और CO2 को लेता हूं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कॉमन आएगा। CH4 और CO2 को लेता हूं, तो यहाँ पे आपका कार्बन कॉमन आएगा। तो एक एलिमेंट कॉमन पक्का है, और एक एलिमेंट तीनों कंपाउंड के अंदर कभी नहीं रहेगा। समझना है। और एक एलिमेंट कम से कम आपको 2 कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होना ही है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके बच्चों लोग, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 3 एलिमेंट थे, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और एक एग्जांपल ले लो फिर, चलो। तो यस, एक एग्जांपल लेता हूं, आप समझ जाएंगे उसको। 3 एलिमेंट, 3 कंपाउंड,
किसी भी दो कंपाउंड के अंदर आपका एक एलिमेंट कॉमन आएगा। तो या तो रेशो आपका सेम आएगा, नहीं तो मल्टीपल में भी आ सकता है। यहाँ पे सेम आया है, मल्टीपल में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम आए मल्टीपल में आए, आपको समझना है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल एक लेता हूं। मान के चलो कि आपके पास हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। यस, अभी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें H2S मिल रहा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें SO2 मिल रहा है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है, ठीक है। तो फिर अभी यहां पे आपका 32 ग्राम सल्फर 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। समझो इसको। देखो H और हाइड्रोजन और सल्फर, इनके बीच H2S बन रहा है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 1 मोल सल्फर एटम मतलब 32 ग्राम। तो 2 ग्राम इन 32 ग्राम, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम सल्फर। यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो यहां पे 16 ग्राम आएगा। 16 ग्राम ऑक्सीजन, यहां पे 2 मोल मतलब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे हाइड्रोजन का मास हमने फिक्स लिया है, तो 32 ग्राम 2 ग्राम, तो यहां पे आपका जो बन रहा है वो आपका है H2S, और यहां पे आपका जो है स्टूडेंट वो है H2O। अभी इनका मास का रेशियो क्या है बच्चों लोग, 32 डिवाइड बाय 16। यहां पे जो आपका सल्फर और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो 32/16 है। और यदि सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो जाए और यहाँ पे हमें जो मिल रहा है SO2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, SO2। अभी इस SO2 के अंदर यहाँ पे आपका जो रेशो है वो कितना है, मास रेशो है, बाय मास रेशो, मास रेशो। तो या तो सेम आना चाहिए, नहीं तो मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 2:1 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मास 32 है, और यहाँ पे आपका 16 × 2, तो यहाँ पे 32, यहाँ पे 32, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1:1 है, यहाँ पे 2:1 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो मल्टीपल में। समझ रहे? तो यहाँ पे इसका सल्फर का 1 ग्राम, तो यहाँ पे सल्फर का 2 ग्राम है, और समझ रहे ना आप इसको, तो ये हो जाएगा, ये आपका मल्टीपल में, ठीक है। तो आपका सेम भी आ सकता है, नहीं तो मल्टीपल में भी आ सकता है मास का रेशो। तो इसको बोला जाता है कौन सा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। यस, तो एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूं और तो आप समझ जाएंगे। तो आपका 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट थे, यहाँ पे 3 एलिमेंट थे। तो यहाँ पे आपका H2S था, यहाँ पे आपका SO2 था, यहाँ पे आपका H2O था, ठीक है। यदि यहाँ पे SO3 होता तो फिर यहाँ पे आपका क्या आता है बच्चों लोग, मान के चलो कि यहाँ पे SO3 होता तो यहाँ पे क्या आता, तो यहाँ पे 48 आता, तो फिर यहाँ पे आपका 2 तो फिर कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे 24, तो यहाँ पे आपका 2/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 1:3 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल, तो यहाँ पे 1 मोल, तो यहाँ पे 2 मोल है, तो ये भी आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन में है। यहाँ पे 1 मोल, तो यहाँ पे 3 मोल, तो ये रेशो आपका ऐसा कुछ भी आ सकता है, मल्टीपल में आ सकता है या सेम आ सकता है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 एलिमेंट थे, H2S पहला कंपाउंड था, दूसरा था SO2 और तीसरा था H2O। तो कोई भी 2 कंपाउंड ले लो, इसमें से एक एलिमेंट कॉमन आएगा, सल्फर यहाँ पे कॉमन आएगा, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कॉमन आएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कॉमन आएगा, ठीक है।
तो 3 एलिमेंट से आपको 3 कंपाउंड मिलेंगे, उसमें से कोई भी 2 कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट कॉमन है। तो ऐसा जब भी सीन आएगा तो आंख बंद करके उसका आंसर है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो। तो 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड और एनी 2 कंपाउंड्स हैविंग 1 एलिमेंट इज कॉमन। तो ऐसा सीन आपको बिल्कुल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बताएगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट, अभी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के ऊपर एक क्वेश्चन भी है। एक्चुअली वो क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जैक्टली कैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, वैसे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। यस, तो एक क्वेश्चन है, देखते हैं अभी ये क्वेश्चन क्या है। वन पार्ट ऑफ एलिमेंट ए कंबाइन विथ 2 पार्ट ऑफ एलिमेंट बी। तो एक पार्ट ए का कंबाइन हो रहा है, एक पार्ट मतलब यहाँ पे 1 ग्राम लेना है। हाँ, एक पार्ट मतलब 1 ग्राम, 1 ग्राम यहाँ पे मेंशन करता हूं। 1 ग्राम ऑफ ए कंबाइन विथ कितना पार्ट? 2 पार्ट। तो यहाँ पे 2 ग्राम लेता हूं। ठीक है, ये पहली केस। अभी 6 पार्ट ऑफ सी, यहाँ पे लेता हूं 6 पार्ट ऑफ सी कंबाइन विथ 4 पार्ट ऑफ बी। यस, तो और वो बोल रहे हैं कि ए और सी का कॉम्बिनेशन से इनका जो मास का रेशो है वो कैसे रहेगा। सिंपल है, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इन दोनों बी का मास सेम कर लेता हूं। दोनों बी का मास सेम कर लेता हूं। यहाँ पे भी 2 ग्राम है तो इसका 2 ग्राम पे इसका 1 ग्राम है, और यहाँ पे इसका 4 ग्राम पे इसका 6 ग्राम है। तो यहाँ पे मैं इसको भी डिवाइड बाय 2 करता हूं, तो इसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाली केस क्या हो जाएगी आपकी 3 ग्राम सी, और यहाँ पे 2 ग्राम बी हो जाएगा। तो बी हो जाएगा फिक्स। तो इसका 1 ग्राम ए का और 2 ग्राम बी का, और यहाँ पे 3 ग्राम सी का और 2 ग्राम बी का, तो बी हो जाएगा फिक्स। तो यहाँ पे जो ए और सी का जो रेशो आएगा तो वो आपका 1:3 के मल्टीपल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रेशो आएगा ए और सी का वो 1:3 आएगा बाय मास रेशो है। ठीक है, बाय मास रेशो। यस, ये रेशो आएगा या इसके मल्टीपल में रेशो आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आपका यहाँ पे ए एलिमेंट था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, बी आपका फिक्स था, सी और ए के बीच हमें रिलेशन देखना है या मास का रेशो देखना है। तो यहाँ पे आपके 3 एलिमेंट है तो 3 कंपाउंड बनना फिक्स है। तो ये किस लॉ को फॉलो करेगा बच्चों लोग? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों लोग? यस, समझ में आया? यस, तो वेरी गुड। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल सबको समझ में आया होगा बच्चों लोग। अभी हम देखने वाले एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, यस, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और परसेंटेज बाय कंपोजिशन, ये भी पॉइंट हम यहाँ पे हाईलाइट करने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड, 2 एलिमेंट 1 कंपाउंड और 2 कंपाउंड के अंदर 1 एलिमेंट कॉमन। ये बात आप फंडा क्लियर रखो इसको। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन। देखो, अभी परसेंटेज कंपोजिशन ये जो कंसेप्ट है, हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, इसके अंदर हमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होता है। तो फिर मान के चलो कि यहाँ पे आपका CH4 है, तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको MF बोलेंगे अभी यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन।
तो अभी इसके अंदर आपका 1 मोल कार्बन एटम फिक्स है और 4 मोल हाइड्रोजन एटम फिक्स है। तो ये मोल का रेशो हम यहां पे लेंगे। तो 1 मोल कार्बन एटम ये फिक्स है और 4 मोल हाइड्रोजन एटम ये भी क्या है स्टूडेंट, फिक्स है। एटम के मोल का रेशो एक मॉलिक्यूल के अंदर फिक्स होता है, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी इसका जो टोटल मास है बच्चों लोग वो है 16 ग्राम। तो 16 ग्राम ये टोटल मास है। इसके अंदर आपका 12 ग्राम क्या है, कार्बन है और 4 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। तो फिर ये जो टोटल मास है इसको हम 100% मान रहे, 100%। तो इस 100% में इसका x परसेंटेज और इसका y परसेंटेज और दोनों के परसेंटेज की एडिशन आपकी 100% हो जाएगी। तो 12 ग्राम मतलब कितना परसेंट है, 4 ग्राम मतलब कितना परसेंट है, और वो परसेंटेज हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें टोटल मास पता होना बहुत जरूरी है, मतलब मोलर मास पता होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो चलो अभी मैं यहाँ पे पहला वाला जो कैलकुलेशन करूंगा, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CH4, और ये परसेंटेज मास वाला परसेंटेज है, ठीक है, नॉट मोल। तो मास परसेंटेज है, हाँ, दिस इज द मास परसेंटेज, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, ये मास परसेंटेज है, नॉट मोल परसेंटेज। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम है, डिवाइड बाय टोटल मास कितना है, 16 ग्राम है, इनटू 100। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन करना पड़ेगा 12 इंटू 100 डिवाइड बाय 16। तो ये आएगा आपका किसका परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज। बोलो अभी यहाँ पे आप हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन CH4। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्या बच्चों लोग, यस। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन का मास 4 ग्राम है, डिवाइड बाय यहाँ पे टोटल मास 16 है, इनटू आपका 100। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 100 डिवाइड बाय 16। ये परसेंटेज हो जाएगा हाइड्रोजन का बाय मास, और दोनों के मास परसेंटेज की एडिशन करेंगे तो 100 आएगा। यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन करते हैं हम, यस। तो आप यहाँ पे ये कैलकुलेशन करिए और यहाँ पे ये वाला कैलकुलेशन करिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे आएगा आपका आंसर। तो यस, यहाँ पे मैं %75 यहाँ पे, और यहाँ पे परसेंटेज कितना आएगा देखो, 4 इंटू 100 डिवाइड बाय 16। तो यहाँ पे आएगा 25%। तो आपका कार्बन है 75% और हाइड्रोजन है 25%। तो दोनों के परसेंटेज आएगा आपका 100, और यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका जो मास है वो है आपका 16 ग्राम। तो ये 16 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, 100% के बराबर हो जाएगा। इस 16 ग्राम को आप मोलार मास भी बोल सकते हैं। तो मोलार मास को आप 100% बोल सकते हैं यहाँ से आगे, ठीक है। मोलार मास को क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड के अंदर उसका 100% बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड का मोलार मास आपका 100% इतना शो करेगा, ठीक है। चाहे यस बच्चों लोग, समझ में आया आपको। तो और एक एग्जांपल वर्कआउट करने के लिए देता हूं तो आपको समझ में आएगा। चलो, परसेंटेज कंपोजिशन में आपका CH4 फिनिश हुआ, ठीक है, यस। तो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एग्जांपल वर्कआउट करते हैं, और इसके ऊपर फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है।
यस, तो और एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूं। यस, H2O के अंदर देखते हैं। ये H2O के अंदर अभी टोटल H2O का मोलार मास कितना है बोलो। मोलार मास मतलब एक मोल का एक मोल H2O का मास है 18 ग्राम। तो फिर इस 18 ग्राम के अंदर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपका 2 ग्राम हाइड्रोजन है। तो आप परसेंटेज ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं और हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं और टोटल परसेंटेज आपका रहेगा 100%। तो बोलो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2O, और ये बाय मास है, हाँ समझना है इसको। तो फिर यहाँ पे मैं इसका 16 डिवाइड बाय 18 इंटू 100। यस बच्चों लोग, तो फिर यहाँ पे आपका परसेंटेज आएगा 16 इंटू 100 डिवाइड बाय 18। दिस इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम, पहला वाला। दूसरा वाला क्या आएगा बोलो, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O मास परसेंट है। हाँ, तो फिर यहाँ पे बोलो हाइड्रोजन का कितना है 2 डिवाइड बाय 18 इंटू क्या 100। तो यहाँ पे आपका परसेंटेज और यहाँ पे परसेंटेज, दोनों परसेंटेज की एडिशन कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन आपको कर देता हूँ। 16 इंटू 100 डिवाइड बाय 18, तो यहाँ पे 88.88 हो जाएगा। और यहाँ पे 100 माइनस ये किया तो आपका हाइड्रोजन का भी परसेंटेज आएगा। आपको ये अलग सा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं बच्चे लोग। हाँ, तो यहाँ पे आपका 11.11, तो या तो आप 100 माइनस 88.88 कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे मैं 89 कर देता हूँ, ठीक है। यस, तो दोनों परसेंटेज के एडिशन करें 100% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100% और ये है उसका मोलार मास। तो मोलार मास को आप 100% पकड़ के चलिए। यस बच्चों लोग, यस। तो इसके ऊपर अभी कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी वर्कआउट करेंगे बच्चों लोग। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। अभी तो ये तो हुई थ्योरी, बट अभी थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है हमें। ओके, तो हर बार थ्योरी आपको अप्लाई करना है। एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू इसको देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि हमें थ्योरी अप्लाई करनी आ रही है। आपको भले ही थ्योरी समझ में आई होगी बच्चों लोग, तो अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका एक एप्लीकेशन, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, फिर आप समझ जाएंगे इसको। यस, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर। तो क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन एटम 3 होते हैं। तो इसका मोलर मास, ये तो हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों लोग। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमें उसका क्या पता चलेगा, मोलर मास पता चलेगा। तो मोलर मास कितना आएगा, अभी यहाँ पे उसका मोलर मास लिख सकते हैं। तो मोलर मास बोलो कैल्शियम का है 40, एक कार्बन एटम है 1 मोल, तो यहाँ पे 12 आएगा। ऑक्सीजन आपके 3 इंटू 16, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 48 प्लस 12 प्लस 40, तो ये हो जाएगा कुछ 52 और तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम इज द मोलार मास। मोलार मास, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 100 U इज अ मॉलिक्यूलर मास। आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला मास भी बोलते हैं इसको। फॉर्मूला मास, आयनिक कंपाउंड, ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड के लिए आप जो मोलार मॉलिक्यूलर मास होता है, तो उसको आप फॉर्मूला मास बोल सकते हैं, ठीक है, ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड। तो आप यहाँ पे यू के ये वाला कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली यहाँ पे यूनिट अलग है, ठीक है। ये 1 मोल के लिए, ये सिंगल के लिए। चलो, तो यहाँ पे अभी परसेंटेज कंपोजिशन समझते हैं। यस, अभी यहाँ पे CaCO3 के अंदर
परसेंटेज ऑफ कैल्शियम समझते हैं, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो बोलो कैल्शियम का मास कितना है 40, टोटल मास कितना है हमारे पास 100 इंटू 100, तो ये कटेगा आपका, यहाँ पे आएगा 40%, मतलब यहाँ पे CaCO3 के अंदर कैल्शियम का मास 40% प्रेजेंट है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है बोलो, यहाँ पे कार्बन है 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो ये कटेगा, यहाँ पे आपका 12% आएगा। ठीक है, मोलार मास आपका 100 है, इसलिए यहाँ पे जो भी आपका मास है वो आपका परसेंटेज में शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास और परसेंटेज इनका वैल्यू सेम है। तीसरा है आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास कितना है बोलो, यहाँ पे 48 इंटू 100 यहाँ पे डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 48%, और तीनों के परसेंटेज के एडिशन करो बच्चों लोग, ये आपकी 100% आएगी। ठीक है, यस बच्चों लोग, तो परसेंटेज कंपोजिशन फंडा समझ में आया बच्चों लोग? यस। चलो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझने वाले हैं। यस, इसके अंदर कोई डाउट? यस बच्चों लोग, इसके अंदर कोई डाउट है? नहीं है, ओके ठीक है। तो फिर चलो, तो एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं अभी। इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर कार्बन का परसेंटेज दिया है, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है, ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है, और ये जो परसेंटेज है ये सब मास परसेंटेज है। ठीक है, बाय मास परसेंटेज। तो यदि 100 ग्राम का हम कंपाउंड लेंगे तो उसके अंदर 40 ग्राम का कार्बन, 5.085 ग्राम का आपका हाइड्रोजन और 54.228 ग्राम का ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हमें निकालना क्या है बच्चों लोग, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट दिया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो पहला कॉलम हमारा है एलिमेंट। दूसरा है यहाँ पे उसका परसेंटेज, तो कार्बन का परसेंटेज कितना है 40.685 इतना परसेंट है, हाइड्रोजन का कितना है 5.085% और ऑक्सीजन का कितना है 54.228%। ठीक है, तो ये हो गया उसका परसेंटेज। तो परसेंटेज पता है तो ये डायरेक्टली आप ले सकते हैं ना, यदि 100 ग्राम कंपाउंड है तो उसके अंदर 40.685 ग्राम आपका कार्बन है, तो यहाँ पे मोल निकाल सकते हैं कि नहीं। तो मोल, चलो मोल को निकालना है तो उसका जो भी मास है डिवाइड बाय उसका एटम का मास, एटॉमिक मास, तो 5.085 डिवाइड बाय 1, और यहाँ पे आएगा 54.228, ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 16 लेंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको करना है बच्चों लोग। ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 3.39। ठीक है, यह आ रहा है आपका 5.085 और ये आ रहा है आपका 3.38 आ रहा है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 9 ही पकड़ के चलो, मोल आ गए। तो फिर यहाँ पे हम करेंगे क्या स्टूडेंट, मोल रेशो लेंगे उसका, मोल रेशो। यस, तो यहाँ पे मोल रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3.339, यहाँ पे डिवाइड ऐसा फैक्टर करना है कि जो नंबर ऑफ मोल सबसे कम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ये दोनों लगभग सेम है और यही सबसे कम मोल है, तो यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स जी आपका यहाँ पे 1 मोल आएगा। यस, यहाँ पे भी क्या आएगा 5.085 डिवाइड बाय 3.38, तो यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेटली 1.5 मोल आएगा, और यहाँ पे आपका क्या आएगा 3.38 डिवाइड बाय 3.38, तो यहाँ पे आपका 1 मोल आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे हमें समझना क्या है कि ये 1.51, तो इनको एक होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पे 1.5 है। ठीक है,
तो हम जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके अंदर जो बेस, ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाते हैं एक होल नंबर में लगाते हैं, ठीक है। तो हम 1.5 को हम होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें इंपेरिकल फॉर्मूला फिर पता चलेगा। तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम ऐसा चुनेंगे कि जिसकी वजह से आपका एक होल नंबर कन्वर्ट हो जाए और वो एक लोएस्ट होल नंबर रहे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे यदि 2 करें तो यहाँ पे आपका लोएस्ट होल नंबर आएगा 3, तो यहाँ पे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों लोग? इंपेरिकल फॉर्मूला आपका ऐसा हो जाएगा, कार्बन 2, हाइड्रोजन 3 और ऑक्सीजन 2। तो दिस इज द कौन सा फॉर्मूला बच्चों लोग? दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला पता है तो हमें इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी पता चलेगा ना बच्चों लोग, क्योंकि फॉर्मूले से ही मास निकलते हैं। तो यहाँ पे 2 × 12 प्लस यहाँ पे 3 × 1 प्लस यहाँ पे आपका 2 × 16, तो ये कैलकुलेशन करिए। तो यहाँ पे 24, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका 32, तो ये कैलकुलेशन कितना हो जाएगा? 7, 9 और ये 5, तो ये 59 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास। 59 एक इंपेरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंपेरिकल फॉर्मूला मास लिखता हूँ 59। इंपेरिकल फॉर्मूले से इंपेरिकल फॉर्मूला मास बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, यस। तो अभी यहाँ पे हमें इंपेरिकल फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला मास दोनों पता चला है, ओके। और यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर वेट दिया है, मतलब यहाँ पे हमें दिया क्या है बच्चों लोग? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया है 118। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास यहाँ पे दिया है। तो मुझे एक बात बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला मास है कि नहीं? और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हमें इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हमें पता है बच्चों लोग क्या है? C2H3O2, यस, इसको ब्रैकेट लगाएंगे इंटू n। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है तो हमें n की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंपेरिकल फॉर्मूला मास पता है कितना है? 59 इंटू n। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी पता है हमें 118। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 118 डिवाइड बाई 59। तो यहाँ पे आपका n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे ये 2 वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू C2H3O2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C4H6O4। तो दिस इज द आपका क्या रहे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यस बच्चों लोग। तो ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यस। समझ में आया बच्चों लोग? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास के बाद यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखेंगे, C4H6O4, ठीक है। तो यस, समझ में आया बच्चों लोग? तो यस, बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसको वर्कआउट करो एक बार, और नहीं समझ में आता है तो फिर से दूसरा एग्जांपल लेके इसको इस कंसेप्ट को फिर बिल्डअप करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके ऊपर प्रॉब्लम लेंगे, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन है, या आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, अवोगाड्रो लॉ है, गै-लुसाक लॉ है। इसके ऊपर हम खाली क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। अभी हमारा एक पार्ट खाली बचा है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, लिमिटिंग एक्सेस और रिएक्शन, थोड़ा सा बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक को फिर बाद में हम खत्म, क्वेश्चन एमसीक्यू वर्कआउट करके खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं। चलो बाय।